यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण जैविकी। ठीक है। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है पारितंत्र के ऊपर। पारितंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होती है पारिस्थितिकी इकोलॉजी और एक है पारितंत्र इकोसिस्टम। ठीक है। पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। देखिए, पारिस्थितिकी में तो क्या किया जाता है, जो ये हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें दो तरह के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। दोनों ही घटकों के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है, अंदर जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोनों ही घटक आपस में मिलकर एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इस तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है। प्रकृति के अंदर जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। ये दोनों घटक मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है। जो ये सिस्टम बन रहा है इसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम शब्द है, इसको सबसे पहले देने का काम किया था एक वैज्ञानिक ने, टैंसले। ठीक है। टैंसले नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इकोसिस्टम को परिभाषित किया था। ये शब्द सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था और इन्होंने ये बताया था कि प्रकृति के अंदर या वातावरण में जो जीव जंतु होते हैं वो प्रकृति में कुछ अन्य घटक भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश, तापमान, जल, विभिन्न प्रकार की गैसें, पोषक तत्व। ठीक है। जिनमें विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ठीक है। इस तरह से ये जो घटक पाए जा रहे हैं, जो फैक्टर्स पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर वातावरण का निर्माण करने के लिए, जो ये घटक पाए जा रहे हैं वातावरण के अंदर, ये एक दूसरे से अंतर क्रिया प्रदर्शित करते हैं, इंटर रिएक्शन प्रेजेंट करते हैं। इनके मध्य अंतर संबंध स्थापित होता है, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं और इस तरह से प्रकृति का एक संतुलन बना रहता है और एक सिस्टम का निर्माण होता है प्रकृति के अंदर। ठीक है। एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण होता है। इस तंत्र को हम पारितंत्र के या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। टैंसले ने ये सबसे पहले यूज में किया था। देखिए, अब जो ये इकोसिस्टम है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है इसमें जो विभिन्न प्रकार के घटक पाए जा रहे हैं इनको हम वर्गीकृत करते हैं। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले इन घटकों का अपना एक रोल होता है, ये अपना एक रोल क्रिएट करते हैं, रोल प्ले करते हैं प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में। ठीक है। प्रकृति के अंदर जो वातावरण में हम चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं हमको, वनस्पतियां ले लीजिए आप, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। जल है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जा रही हैं। ठीक है। चट्टाने हैं, पहाड़े हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर घास के मैदान है, कहीं पर वृक्ष है बहुत ज्यादा। ठीक है। वैरायटीज देखी जाती है, बहुत अधिक विभिन्नताएं देखी जाती है। तो प्रकृति के अंदर जो ये जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो वैरायटीज हमें दिखाई दे रही है, जितने टाइप के एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के अंदर, जितने टाइप की प्लांट्स की स्पीसीज हैं, वनस्पतियां हैं, जितने टाइप के बैक्टीरियाज हैं, या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात की जाए, ठीक है, तो छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक जो कि प्रकृति के अंदर विद्यमान है, इन सभी जीवों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सभी का अपना विशिष्ट प्रकार का योगदान है इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में। ठीक है। देखिए, सूर्य है, सूर्य सनलाइट देता है। ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत है
और प्रथम स्रोत है सूर्य लाइट, सौर ऊर्जा प्रदान करता है ये, ठीक है, ऊर्जा प्रदान की जाती है सूर्य के द्वारा, तो ये भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है। इसी तरीके से हर एक जीव का अपना रोल होता है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में। तो जो ये जीव हैं अपना एक विशेष कार्य संपन्न करते हैं प्रकृति के अंदर, अपना एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं और अपने कार्यों के द्वारा ये प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं। जीवों का जो ये कार्य है, उनका जो योगदान है प्रकृति के अंदर, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में, उनके उस योगदान के आधार पर हम प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले इन घटकों को कुछ भागों में वर्गीकृत करते हैं, इनका विभाजन कर सकते हैं, एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रकृति के अंदर जो घटक पाए जा रहे हैं जो कि मिलकर इस पर्यावरण को बनाए हुए हैं, संतुलित अवस्था में रखे हुए हैं, अपना एक विशेष कार्य संपन्न करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इनके द्वारा किए गए ये विशेष प्रकार के कार्यों के आधार पर ही हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए इनको किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है। प्रकृति के अंदर जो घटक पाए जाते हैं उन घटकों के किए गए कार्यों के आधार पर हम उनको ये तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो देखिए उत्पादक क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले वे जीव या वो पदार्थ, वो घटक जो कि क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जो कि केवल उत्पादकों के अंदर ही संपन्न होती है, उत्पादकों के अंदर ही देखी जाती है, क्योंकि इनके अंदर विशेष प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वे अंग पाए जाते हैं ऐसे विशेष प्रकार के जो कि अपना भोजन स्वयं बनाने में इनको सहायता करते हैं। ठीक है, जैसा कि जितने भी प्रकृति के अंदर वनस्पतियां हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, उत्पादक की तरह कार्य करते हैं प्रकृति के अंदर और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को जटिल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है प्रकृति के अंदर, उसका उपयोग कर उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस के थ्रू जटिल कार्बनिक यौगिकों में कॉम्प्लेक्स कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। ऐसे घटकों को हम जानते हैं उत्पादक के रूप में या फिर प्रोड्यूसर के रूप में। ठीक है, हरे पादप, समस्त हरे पादप, वनस्पतियां या प्लांट्स, ठीक है, ये सारे क्या है, उत्पादक की तरह कार्य करते हैं और अपना योगदान निभाते हैं, अपना योगदान करते हैं इस प्रकृति में। दूसरी बात करते हैं उत्पादकों की, उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर्स की। तो देखिए जो ये उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ये वे घटक हैं जो कि अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर दूसरे जीवों पर। ठीक है, उपभोक्ता या कंज्यूमर्स ऐसे घटक हैं प्रकृति के जो कि अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स के ऊपर
दूसरे घटकों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, ठीक है। जबकि उत्पादक क्या थे? स्वयं पोषी थे, ऑटोट्रॉफिक थे, अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, क्योंकि इनके अंदर हरित लवण पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में देखी जाती है इनके अंदर, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं बनाने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं होते, इसीलिए ये अपने भोजन के लिए दूसरे घटकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ऐसे घटकों को हम उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो ये उपभोक्ता घटक है, इसको फर्दर हम और आगे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको और आगे अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, हरे पौधों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं हरे पेड़ पौधों के ऊपर, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर्स अपने भोजन के लिए डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पर, प्रोड्यूसर्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है। और इन फ्रूट्स को भोजन के रूप में जो उपभोक्ता ग्रहण करेगा वो उपभोक्ता कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है उपभोक्ताओं को भी वर्गीकृत कर सकते हैं आगे। फर्स्ट इसका टाइप क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? समस्त शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी जीव, वो सारे क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है। शाकाहारी जीव, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। इसके बाद में देखिए कुछ उपभोक्ता, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं प्रकृति के अंदर जो कि अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं से। प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं ऐसे उपभोक्ता कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। मांसाहारी हो गया, इसके आगे तक कितने कार्निवोरस, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो भोजन के रूप में ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्चतम उपभोक्ता। आया समझ में? सर्वोच्चतम उपभोक्ता। इस तरीके से हम उपभोक्ताओं को भी आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब तीसरे घटक की बात करें पारितंत्र के अंदर पाए जाने वाले, पारिस्थितिकी के अंदर, तो वो है अपघटक या फिर डीकम्पोजर्स। देखिए डीकम्पोजर्स जो होते हैं इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, विशेष योगदान होता है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में। जो अपघटक टाइप के घटक है, अपघटक जो है, डीकम्पोजर्स जो है, ये क्या करते हैं? उपभोक्ता तो देखिए क्या करें, उत्पादक, जो उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो तो क्या करते हैं? सरल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिव टाइप के कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं प्रोड्यूसर। जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करने का काम करते हैं उपभोक्ता। उत्पादक जिन जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में उत्पादन कर रहा है
उनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है उत्पादकों के द्वारा, ठीक है। और जो अपघटक होते हैं, ये अपघटक क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस से सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं, सरल अणुओं में उनको वापस से तोड़ देते हैं और प्रकृति के अंदर उनको स्वतंत्र कर देते हैं। वापस से प्रकृति के अंदर वो सरल अणु पहुंच जाते हैं। इस तरह से प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहता है। आया समझ में? उत्पादक क्या करते हैं, प्रकृति के अंदर जो सरल अणु पाए जाते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्स सरल होता है, जिनका संगठन सरल प्रकार का होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इनका उपयोग करते हैं, जल के अणुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों का उपयोग करके उत्पादक जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, प्रकृति के अंदर अगर केवल उत्पादक ही रहे, प्रोड्यूसर ही रहे, ठीक है, तो प्रोड्यूसर का काम तो क्या है, केवल प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स का, सरल अणुओं का उपयोग करके उनको जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदलना। अगर उत्पादकों के द्वारा ये प्रक्रम ही चलता रहे, सरल अणुओं का उपयोग करके जटिल कार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट करना, तो एक समय ऐसा आ जाएगा प्रकृति के अंदर कि सरल अणु तो समाप्त हो जाएंगे और केवल जटिल कार्बनिक अणु ही बन जाएंगे नए, ठीक है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही तत्वों की बराबर मात्रा में आवश्यकता है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में, सरल अणुओं की भी और जटिल अणुओं की भी। लेकिन उत्पादक तो केवल क्या कर रहे हैं, सरल अणुओं का उपयोग करके उनका जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन कर रहे हैं, और उपभोक्ता क्या कर रहे हैं, उन जटिल कार्बनिक यौगिकों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और अपघटक क्या करते हैं, अपघटक उन जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपघटित कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनके मध्य जो बंध बना है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनको, और सरल अणुओं में वापस से उनके जो आधारभूत जो मूल इकाइयां हैं उनमें स्वतंत्र कर देते हैं और प्रकृति के अंदर मुक्त कर देते हैं। इस तरह से जो जटिल अणु प्रकृति से लिए गए थे, वातावरण से लिए गए थे, उत्पादकों के द्वारा उनको अपघटकों के द्वारा वापस से प्रकृति में, वातावरण में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तीनों ही प्रकार के जो ये घटक हैं प्रकृति के अंदर संतुलन बनाने में अपना एक विशेष योगदान, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीनों की ही जरूरत है प्रकृति को। अगर तीनों में से कोई भी एक प्रकार का घटक लुप्त हो जाएगा तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और इसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रकृति के अंदर तीनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हमने बात की इकोसिस्टम की, पारितंत्र की, और पारितंत्र के अंदर जो तीन तरह के घटक पाए जाते हैं इनको हमने वर्गीकृत किया है इनके विशेष योगदान के आधार पर, इनका जो कार्य होता है उस कार्य के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, जो पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में उत्पादक क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस सौर ऊर्जा का उपयोग करके ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, प्रकृति के अंदर ऊर्जा का प्रवाह करने वाला जो प्रथम स्रोत है वो सूर्य है। समस्त प्रकृति को, वातावरण को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो सूर्य के द्वारा की जाती है। प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य से जो ऊर्जा पहुंचती है विकिरणों के रूप में, ठीक है, किरणों के रूप में, उसे हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इस ऊर्जा का उत्पादकों के द्वारा उपयोग किया जाता है और जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। फिर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है इनको संग्रहित कर लिया जाता है उत्पादकों के द्वारा अपने अंदर, और फल का या फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है। उन फ्रूट्स या फलों को जो उपभोक्ता होता है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। देखिए, इस तरह से सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जी आ रही है,
विकिरणों के रूप में, ऊष्मा के विकिरणों के रूप में, ठीक है, उसको जीवों तक पहुंचाया जाता है विभिन्न स्तरों से होते हुए। सबसे पहले पहुंचती है सूर्य की ऊर्जा उत्पादकों के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, फिर प्रोड्यूसर से पहुंचती है उपभोक्ताओं के पास, फिर उपभोक्ताओं के बाद में पहुंचाई जाती है अपघटकों के पास में, ठीक है। उत्पादकों में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले पहुंचेगी प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक के पास, तृतीयक के पास, और लास्ट में जो टॉप कंज्यूमर होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, वहां तक सूर्य की जो ऊर्जा है वो इनडायरेक्टली इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचती जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें ऊर्जा का प्रवाह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, सूर्य की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी आ रही है, सबसे पहले उसका उपयोग किया जाता है उत्पादकों के द्वारा, फिर सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादक या प्रोड्यूसर्स फल का निर्माण करते हैं, कार्बनिक जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा वो उसको 100% हम मानते हैं, ठीक है। 100% जो ऊर्जा आ रही है सूर्य की, उसका उपयोग किया जाता है उत्पादकों के द्वारा, और जो 100% ऊर्जा उत्पादकों के द्वारा जो ग्रहण की गई है, उस 100% ऊर्जा में से 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है उत्पादकों के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, किसमें? अपनी ग्रोथ में, अपनी वृद्धि में, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं वो अपनी वृद्धि करने में 90% ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का। केवल 10% जो ऊर्जा बचती है, वो 10% ऊर्जा अगले जो उपभोक्ता होते हैं वहां तक पहुंचती है, ठीक है। उपभोक्ता अपना भोजन ग्रहण करेंगे उत्पादक से। अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव, ठीक है, तो शाकाहारी जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उत्पादकों से। हर एक 100%, उसमें से 90% ऊर्जा का उपयोग उत्पादकों ने कर लिया अपनी वृद्धि में, अपने विकास में। अब उनके पास केवल 10% ऊर्जा बची है, वो 10% ऊर्जा पहुंचती है प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास, ठीक है। अब देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास ऊर्जा पहुंची 10%, इनके लिए तो वो 100% होगी, ठीक है। अब इनके लिए जो ऊर्जा, इन्होंने जो टोटल ऊर्जा प्राप्त करी, प्राथमिक उपभोक्ताओं ने जितनी ऊर्जा इन्होंने प्राप्त की, किससे? उत्पादकों से, उस समस्त ऊर्जा को 100% मानते हैं, ठीक है। अब उस समस्त ऊर्जा में से जो 90% होगी, उसका उपयोग कर लिया जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा अपने विकास में, अपनी बॉडी ग्रोथ में, शारीरिक विकास में, ठीक है। केवल 10% ऊर्जा को संग्रहित करके रखा जाएगा इनके अंदर। इस 10% ऊर्जा को जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जब ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो केवल 10% ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ताओं को मिलती है। आया समझ में? इस तरह से देखिए जो ऊर्जा का प्रवाह है, सूर्य से उत्पादकों के पास, उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास, प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ताओं के पास, और लास्ट में अपघटक के पास पहुंचेगी। तो अपघटक के पास जो ऊर्जा पहुंचेगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है उत्पादकों के पास। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं स्तरों में, वैसे वैसे जो ऊर्जा होती है उसका स्तर भी, उसकी मात्रा भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, एक तो बात ये कि ऊर्जा का जब प्रवाह होता है, वो ऊर्जा क्या है? धीरे धीरे कम होती जाती है, कम प्राप्त होती है अगले स्तर वाले जीव को या घटक को। और जो ऊर्जा का ये प्रवाह देखा जाता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशीय होता है। उत्पादक को सूर्य से उत्पादक, उत्पादकों से प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, ठीक है, और तृतीयक से अपघटक। केवल इसी दिशा में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होगा, ठीक है। सबसे पहले सन होता है सूर्य, सूर्य से ऊर्जा पहुंचेगी उत्पादकों के पास, उत्पादकों से ऊर्जा पहुंचती है प्राथमिक उपभोक्ता के पास, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से पहुंचेगी द्वितीयक उपभोक्ता के पास, द्वितीयक से
प्रत्यक्ष अपघटक या डिकम्पोजर। ठीक है, इस तरह से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या 100% ऊर्जा जब पहुंची, यहाँ पर 90% ऊर्जा का इसके पास उपयोग कर लिया जाएगा, 10% ऊर्जा यहाँ पर पहुंचेगी। फिर जो ऊर्जा टोटल ऊर्जा यहाँ पर पहुंची उसका 90% उपयोग कर लिया जाता है, केवल 10% ऊर्जा अगली बार तक पहुंचती है। ये क्या है, पोषण स्तर होते हैं। ठीक है, पोषण स्तर बोला जाता है इनको। एक स्तर ये है, एक स्तर ये है, एक स्तर ये है। इन स्तरों को बोला जाता है पोषण स्तर या फिर ट्रॉपिक्स लेवल, ट्रॉपिक लेवल या फिर पोषण स्तर। पोषण स्तर आया समझ में। एनर्जी फ्लो या ऊर्जा का प्रवाह बाहरी तंत्र में एक दिशा होता है, एक ही दिशा में यूनि डायरेक्शनल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऐसे ही होगा, कभी ऐसे नहीं होगा कि अपघटक से ऊर्जा तृतक से, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो ऊर्जा आती है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जैसे जैसे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में, दूसरे से तीसरे में पहुंचती है तो उसकी जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है। आया समझ में। इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।